लाइफ कभी भी डिस्कस नहीं करती थी इससे याददाश्त जाने से पहले, मगर एक बात ज़रूर थी जो वो गौर कर रही थी। ज़ोया की आँखों में अब पहले की तरह रंज नहीं था, ना ही पुरस्कारियत का पहरा था, ना ही वो मुरझाए हुए फूल की मालूम लगती। अब वो एक जिंदा दिल आँखों वाली लड़की थी। बहुत बदल गई थी इसकी पर्सनैलिटी याददाश्त चले जाने से। वैसे ये नई ज़ोया पहले वाली ज़ोया से ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेडी डॉक्टर चेकअप करके बाहर निकल रही थी और वो अंदर दाखिल हो रहा था। रेस जैसे वजह मर्द को देखकर वो बेख्तियार पब्लिश करते हुए इसके बराबर से गुजरी, जबकि उसने तो नजर उठाकर देखने की भी ज़हमत नहीं की। तबीयत कैसी है? अब रेस इसके सामने खड़ा होकर इसके सेम चेहरे को घूस देखते हुए इस्तफसार कर रहा था। ठीक वो मुस्कुराकर जवाब दिया हुई और तो रेस की आंखें ट्विस्ट हुई। लगता है सोनिया अक्सम चौधरी काफ़ी खुशगवार मूड में है। तुमने मुझसे डिमांड करने का कहा था ना, मैंने सोच लिया मुझे क्या चाहिए वो आज खुद मुस्कुराकर मोहब्बत भरे जाल में फेंक रही थी। मुकब्बल कैसे इसकी वजह पढ़ना उलझता नजर आ रहा है कि तुम्हारे खफाती दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। तो वो स्मार्ट मुस्कुराहट होंठों के किनारे पर सजाए कोट का बटन का खोलकर इसके बराबर में रखी कुर्सी को सुखाकर अपने पुरकार अंदाज में बैठते हस्ती से गोया हुआ। हाँ कुछ कहो। वो सुन नहीं सकी थी। फौरन ही सीधा होकर बैठते हुए पूछा, मेरी ये मजाक तुझे मत के दिए हो? जहाँ पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। आज वो खुश मालूम हो रही थी और बात पर ही मुस्कुरा रही थी। इस खुलते गुलाब की तरह चुपके मुकाबले इसका मुस्कुराता चेहरा देख अपनी टाई ठीक करने लगा। इसे बेहद गर्मी बढ़ती महसूस हो रही थी। जोया ने देखा ही नहीं कि इसकी गति वह कान के नीचे हिस्से पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अपनी डिमांड बताओ। जोया ने नहत में सुने से ज्यादा तलब की अहम से इसके सीन चेहरे पर निगाह गिराए। हल्की सी इस बात में सर खम करना है। ओके तो मेरी डिमांड है कि मैं तलाक नहीं चाहती। वो अपने आगे आते बाल कान के पीछे रास्ते नजर झुकाकर बोल रही थी। वे एक लम्हे के लिए रुकी मुकब्बल का रिएक्शन देखने के लिए, मगर मुकब्बल संभल से बैठा था। इसके चेहरे पर कोई हैरत के निशान नहीं थे। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे 3 महीने दो। मैं इस शादी पर काम करना चाहती हूँ। एक आखिरी बार कोशिश करना चाहती हूँ अपना घर बचाने के लिए। इन 3 महीनों में हम दोनों और बंद होंगे एक कपल की तरह रहने पर। इसी दौरान तुम किसी भी दूसरी औरत से नहीं मिलोगे। मैं तो दूंगी कि तुम भी अपना 100% देने की कोशिश करोगे इस शादी को बचाने के लिए। वो अपनी बात कहने के बाद रुकी, फिर नजर हटाकर इसका खूबसूरत चेहरा देखा। बीबी की जानब से कोई रिएक्शन नहीं था। तुम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हो मुझे, अगर यकीन नहीं है मुझ पर। 3 माह गुजरने के बाद भी तुम अगर इस शादी को निभाने के लिए तैयार ना हुए तो मैं डिवोर्स पेपर्स पर खामोशी से साइन कर दूंगी। पूरी बात कहने के बाद वो नर्वस होकर होंठ चिबाने लगी। कबल ने बड़े तहम्मुल के साथ इसकी पूरी बात सुनी। जोया ने देखा और इसका चेहरा बिल्कुल तक रहा है। इनकी आंखों में पुरसराहत का रास्ता इसलिए लगा वो इनकार कर देगा। और नर्वस होकर इस हसीन और बेहूबदार चेहरा देखने लगी जो आप पढ़ना चाहती थी मगर पढ़ ना सकी। मुकब्बल को अपने जज्बात का एहसास छुपाने का हुनर जो आता था। काफी देर तक कमरे में खामोशी का राज था। इस खामोशी से नाउम्मीद होकर अभी इसने दिल झटका ही था कि मुकब्बल की नरम और खूबसूरत आवाज कमरे में गूंजी। ओके। जोया ने बेचैनी से सर उठाकर मुकब्बल को देखकर कहीं वो ख्वाब तो नहीं तक देख रही। रेज ने एक लम्हे की देर किए बगैर अपना सर निकाला और वसी को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके लाने को कहा। बस कुछ ही देर गुजरी थी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वसी अस्पताल में अलादीन के जिन की तरह हाजिर हो गया। माना आइडिया इसी का था, पता है मगर पता नहीं क्यों ऐसा महसूस जैसे बहुत जल्दी में हो रहा है। साइन करो। वसी के लाए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पहले इसने खुद पढ़ा और साइन किया, फिर जोया की जाने बढ़ाया, जिसे जोया ने बहुत खुशी साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर चला गया तो वसी नौजवान भी जाने के लिए उठने लगा। शेरनी नहीं आंटी, खाना लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो अपने कोट बटन लगाकर जाने के लिए मुड़ा। मिस्टर रेज, आपकी बीवी बीमार है और आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए आप पुरलाज़म क्या है आप अपनी बीवी को कंपनी दें। क्यों अकेले छोड़कर नाजायज के हक जताने वाले अंदाज में कहते हैं। अरे आज जो कोट के बटन पर था वो रुका और इसने फौरन नजर उठाकर सामने बैठी इस कमजोर सी लड़की को देखा। आप बैठे। रहने आंटी अच्छी ही होंगी, मैं इनसे कह दूंगी कि वो आपका सामान ले आएंगी। आज आप मेरे साथ इस हॉस्पिटल के रूम में सोने वाले हैं। जोया ने आखिरी जुमला मुस्कुराते हुए लाने अदा किया तो इसका सीन चेहरा देखा। अल्फाजा जी हजूरी में सर खम कर गया। कोई मेरा सामान छोड़ या मुझे पसंद नहीं, मैं खुद जाके ले आता हूँ। वो जिसकी से कहकर कमरे से निकल गया तो सिक्के जोया पुरस्कुन अंदाज में दोबारा लेट गई। 1 घंटे बाद वो अपना सामान खुद लेकर कमरे में जाकर तकिया सोफा पर रखकर वो अब पुरस्कुन अंदाज में तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। फिर इसकी नजर जोया के हाथ में पकड़ किताब पर गई। तुम्हें समझ आ रही है? वो जब से कमरे में आया था जोया ने निगाहें उठाकर भी इसे नहीं देखा था। अपनी बुक में लगी हुई थी। इसे महसूस होता कि साहब बुक पढ़ना जैसे इसकी पुरानी आदत थी, इसे अच्छा लगता था। मुझे कमरे में जब इसकी आवाज़ गूंजी तब जाकर इसने लापरवाही से निगाह उठाकर मुकब्बर पर डाली। बहुत सीन खूबसूरत ब्लैक रंग के ढीले डाले पजामे और ब्राउन रंग की भी गले वाली टी शर्ट में मुलव्वस था। बाल अभी आगे पिछाने पर गिरे हुए थे। वो रोज मुल्क का मुकब्बर देखने में खासा नरम मिजाज गुमान हो रहा था, जबकि वो लड़की बखूबी जानती है ये सिर्फ नजरों का धोखा है। जाहिर सी बात है कि याद रही है मेरी पूरी अकल थोड़ी मैंने सीखा हुआ है, ये सब अपनी सीखी हुई इंसान कभी नहीं भूलता। मुझे बिस्मा ने बताया था कि मैं स्किल्स फैशन डिजाइनर हूँ और हमारा बुटीक काफ़ी अच्छा चलता है, इसलिए
दोबारा काम ज्वाइन करने से पहले बुक्स पढ़कर और इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही हूँ जो मैं याददाश्त चलाने के सबक भूल चुकी हूँ। इंसान के जिस्म के रिश्ते के टिश्यूज़ की अपनी मेमोरी होती है। ये जैसे हाथों की अभी आपकी याददाश्त चली जाए फिर भी आपके हाथों की राइटिंग वैसी होगी जैसे पहले से दिमाग से यादों का जखेज उड़ा होता है। बाकी जिस्मानी जो से नहीं इन्हें सब याद होता है वो सब महसूस करते हैं। आप बैड टच या गुड टच को कैसे पहचानते हैं? का दिमाग डायरेक्ट बताता है नहीं, वो जिस्म के सेंस होते हैं जो आपके दिमाग को अलर्ट पहुंचाते हैं। किसके छूने पर तुम काफ़ी खुश लगने लगी हो। याददाश्त जाने के बाद इसे रेज इसका चेहरा बुझ सकते हुए खुशी से तस्वीर करा था। हाँ, बिस्मा भी यही कह रही थी। वो मुस्कुरा कर दो बोली, और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम खुश हो बगैर अपनी पुरानी यादों के? इसकी गिरी आंखें अचानक ही सर्द हो गई थी। यही शायद जोविया को लगी। हाँ, क्योंकि जिस तरह का लोग मुझे डिस्क्राइब करते हैं इससे फिर तो लगता है मैं बहुत बुरी थी। माजी में सेल्फ टाइप दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली मानस मुझे याद नहीं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सारे बुरे कामों मैंने किए नहीं। साथ-साथ मुझे नहीं लगता कि मुझसे इतनी नफ़रत करते हो। अभी वो बोल ही रही थी कि कपल के होंठ ट्विस्ट हुए। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो कह रहा था कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम ज़िंदा रहो? मैं तो चाहती यही हूँ कि तुम दुनिया से गायब हो जाओ। फिर से याद दहानी करवाने लगा और वो भी खासा चोट खाने वाले अंदाज़ में बोली, वो तो मैं गुस्से में बोल गई थी। मुझे पता है तुम वाक़ई ऐसी थोड़ी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि अगर तुम चाहते तो जितनी तुम्हारे पास पावर है तो मुझे बआसानी मरवा सकते थे। ज़ोया के अदा किए जुमले सुन वो लम्हा भर के लिए कहीं खो गया और इसे देख रहा था, मगर लगा तो वो इसे नहीं देख रहा था, वो किसी और को देख रहा है। ज़ोया इसकी आंखों में ही झांक रही थी। वो अचानक नज़र झुका गया, फिर जब नज़र उठाई तो इनमें वही पहले वाले शब्द मेरी का राज था। इसकी ग्रे रंग आंखों के तासुरात यूं लग सबके बदले थे। ज़ोया को लगा जैसे इसे वहम गुमान हुआ, लेकिन ये दूसरी बार था जब इसने ऐसा कुछ महसूस किया। कुछ लम्हा माहौल पर खामोशी छाई रही थी, फिर वो अपना सेल चलाने लगा जबकि ज़ोया वापस अपनी बुक हर पढ़ने में मगन हो गई थी। चन्नी आंटी खाना लाई तो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएं। फिर अरेज उसके सामने ही सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में नींद ने स्टिप लैंग्वेज में ले लिया। नूर का बुखार उतर गया था, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। इसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो खुद को छोटे स्टोर रूम जितने कमरे में अकेला पाया। ये राजपूत खानदान के मुलाजमीन के कमरे थे। उठकर पाँव में स्लीपर्स पहनती बाहर निकली तो देखा सामने एक और छोटा कमरा है। आमने सामने कमरों के दरमियान एक चौड़ी गली है जिसमें अंदर की जाने जाओ तो राजपूत मैंशन के किचन का दरवाजा आता है, और अगर बाहर की जाने जाओ तो गार्डन से आगे बढ़ा तो जमीन मेन दरवाजा मुलाजमीन के लिए जो पतला छोटा था, जबकि इसके बराबर में बड़ा सा दरवाजा था मैंशन के अफराद इनकी गाड़ियों के बाहर आने जाने लिए और अंदर की जानिब कदम बढ़ा रही थी। इसे इल्म नहीं था कि वहाँ किचन है, और यहाँ किचन है, और किचन खासा खूबसूरत और वाइट टाइल से बना हुआ किचन था। इससे दिया कमरा तो इसी किचन के एक कोने में समा जाए जितना बड़ा था, और एक किचन इसे प्यास लगी थी। किचन खाली था। वो फ्रिज की जानिब बढ़ी, फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली, गिलास उठाकर इसने पानी भरा। अभी पानी का गिलास लबों से लगाते के पीछे से कड़क आवाज़ आई, ये क्या कर रही हो लड़की? इसने आने वाली आवाज़ की जानिब निगाहें उठाई। वहाँ एक बूढ़ी खातून खड़ी नजर आई जिस तरह वो ब्लैक वाइट यूनिफॉर्म जीवतन की हुई थी। इसे महसूस हुआ जैसे वो यहाँ की मुलाजमा जीवों पर तकलीफ में बात कर रही थी, जिससे वो समझ नहीं सका सकती ये बर्तन मुलाजमीन के नहीं है, ये मालिकों के बर्तन है। तो पीने से पानी कैसे पी सकते हो? मुलाजमा इसे पढ़ने लगी, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इनकी आंखों और तजीबों से इसने अंदाजा लगाया कि वो गुस्सा हो रही है इस पर। मैं तो सिर्फ पानी पीने इस पर ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वो केवल अपनी नासमझी से बड़बड़ाई, साथ साथ पानी का गिलास मुँह से लगा गई। इसका बस लगभग से गिलास लगाना था कि सामने खड़े मुलाजमा ने गुस्से में इसके सीधे हाथ पर जिससे वो गिलास पकड़े हुए थे जोर से अपना हाथ मारा, जिसके सबब तो हाथों में पकड़ा गिलास दूर जाकर गिरा और पानी की छींटे इस पर आए। गिलास ठहस की आवाज़ के साथ टूटा था और चौंक कर अभी सामने खड़ी मुलाजमा को देख रही थी। गिलास टूटने की आवाज़ पर दिखकर मुलाजमीन भी चले आए। बदतमीज लड़की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बात काटने की? मैं यहाँ की हेड हूँ, वो चीख रही थी। अब आंटी मैं समझा देता हूँ इसे, आप गुस्सा न करें। इससे लम्हे एक लड़का फ़ौरन आ गया है। इसकी नरमी कहते हुए वो घबरा कर नूर को देखने लगी। ये नहीं मैं कल ही आई, इसे ठीक तरह समझा दूँ। यहाँ पर मुलाजमीन बन कर आई है तो मुलाजमा बन कर रहे हैं। मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश ना करें। वो उम्र रसीद मुलाजमा गुस्से से यूसुफ से कहकर वहाँ से चलती, जबकि नूर इन्हें अभी भी उस दिन गाँव से तक रही थी। सारी मुलाजमान नूर की जरूरत पर हैरान थी, जिससे आते ही किचन की हद से पंगा ले लिया था। तुम्हारा नाम यूसुफ? खासा नरम लहजे में स्टार्ट करने लगा। जी, वो समझ न सकी। इस लड़के को ज़बान समझ नहीं आई। ये समझ कर आ गए थे कि यूसुफ को नाम क्या है। इसके बाद खुद उर्दू ज़बान में पूछ रहा था। नूरुल ईमान, वो तेजी से बोली। नूरुल ईमान, तुमने मालिकों के गिलास में पानी क्यों पिया? इसके सवाल पर नूर मुझे सी कौन मालिक को परेशानियां नजर आ रही थी। और राजपूत जिनके मेंशन में इस वक्त तुम खड़ी हो, और यूसुफ खासा चिल्लाते हुए कहने लगे, वो मेरे मालिक नहीं है। तेजी से दो टोक अंदाज में कहा। अब समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है। शायद इन लोगों को गलतफहमी हुई है। ये लोग मुलाजमत समझ रहे हैं जबकि वो इसको इस खानदान के छोटे बेटे फरोज राजपूत की बेटी है। मैं फरोज राजपूत की वाइफ मलाइका की बेटी हूँ। 2 दिन पहले पाकिस्तान से आई हूँ। वो यूसुफ को बताने लगी ताकि इसकी गलतफहमी
के उठने से पहले नाश्ता करना है, यूसुफ का लापरवाही से कहकर आगे है बढ़ना इसे हरकत में डाल गया था। तुमने शायद सुना नहीं, वो तेजी से इसके आगे पीछे आते हुए बोली, सुन लिया है, बहरा नहीं हूँ नूरुल ईमान, मैं हूँ आस्तिक की सातु कोफ्ता। मेरे झमझम कहकर फ्रिज से अंडे निकालने लगा। लो, अंडे बनाने तो आते हैं ना? वो इसके साथ अंडे में पकड़ते हुए पूछ रहा था। मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ, फिर मैं ये सब क्यों करूँ? वो हाथ में पकड़े अंडों को देखते उलझ कर पूछ रही थी। समझ नहीं आ रहा था, वैसे घर की बेटी थी, फिर उसे यूं मुलाजमों की तरफ क्यों ट्रीट कर रहे हो? नूरुल ईमान, इस मैंशन में सिर्फ बड़ी राजपूत बीवी का हुक्म चलता है। वो तुम्हें यहाँ अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है थी। वो तो पापा ने बहुत जिद की कि तुम्हारी शादी हो जाने तक यहाँ रहने दे, तो जाके तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी, मगर बड़ी राजपूत भी का ऑर्डर था कि तुम्हें यहाँ से रहने के और तक काम लिया जाए, जैसे तुम्हारे भाई गाजियान से लिया जाता है। ये सब का इंकशाफ सुन वो कुछ लम्बे शॉक्ड के आलम में खड़ी रही। और तो हम बहन भाई न सिर्फ सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, बल्कि हम यहाँ सर्वेंट के तौर पर भी हैं। और दुखी की लाजों में बड़बड़ाई, अपने लिए तो ठीक, मगर अपने भाई के लिए वो नौकरों वाली जिंदगी का इंतखाब कभी ना करती। अपनी माँ तो कभी अपने लिए लगी नहीं, वो सिर्फ गाजियान तो जो अपना था, वो तो मेरे भाई से काम लेते हो तुम लोग। की आंखों में नमी झलक के आई। अगर इसे जरा भी हिम्मत हो कि इसका भाई यहाँ नौकर बना हो तो कभी यहाँ ना आती, बल्कि अपने भाई को भी अपने पास बुला लेती। वो ड्राइवर है, पार्ट टाइम, क्योंकि पढ़ रहा है इनका। वो भी ये सब गन्ने का जूस मैंशन से निकालते नरमी से बताने लगा। वो इसके पीछे पीछे किचन में घूम रही थी। वो काम करता फिर रहा था और अपने सवालों के जवाब लेती। और अपनी मॉम और मेरी मॉम, वो तो बीमार है ना, मुझे सबकी कहते हुए जख्मी से मुस्कुराते इस बात में सर कभी कभार तो दिल चाहते हैं पूछी इस औरत से, ये हमारी माँ है भी है, ये है भी या नहीं? वो दांत कसते हुए बड़बड़ाई। और अब अगर सवालात खत्म हुए हों तो काम स्टार्ट करोगी? यूसुफ की जाए मुड़कर वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर सर्जिकल से इस्तफसार करा। बिल्कुल मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो मुझे भी नहीं पसंद। यूसुफ ने इसे जख्मी से मुस्कुराकर कहता सुना तो वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे, इसलिए वहाँ मौजूद दीगर मुलाजमीन उनकी बातें समझने से कासर थे। इस जूस में लीमू निचोड़ दो और बर्फ व चीनी डालो, तब तक मैं फ्रिज से सामान लाता हूँ। यूसुफ हकमाना अंदाज में कहकर इसे गन्ने के जूस का जग पकड़ा कर चला गया। ब्राजील में गन्ने के जूस का वही मुकाम है जो पाकिस्तान के दिल में चाय था। वो खामोशी से काम करने लगी। इसे भूख लगी हुई थी, मगर मजाले को इसका घर का पानी भी पी के खुददारी तो जैसे इसकी रग रग में चिराग करती। पता नहीं इतनी खुददारी क्यों थी इसमें। इसकी माँ में तो दूर दूर तक ये वसफ पाया नहीं जाता था। शायद अब बाप से विरासत में मिली हो। इसकी यादें बहुत धुंधली थी। अपने बाप से मुतल्लिक इसने सोच लिया था, यहाँ नौकरों की तरह काम करने से बेहतर वो बाहर कोई अच्छी जॉब तलाश करे। वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान में शाम हो रही थी। इसके सामने फाइल्स का ढेर लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होनी थी, मगर वो गुमसुम बैठा अपने ख्याल तक रहा था, गोया किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही न हो। इसके लिए बहुत अजियत में था। दिली तौर पर हर चीज़ से दिल भाग रहा था। क्या करे इन कामयाबियों का, जब इनका मनपसंद शख्स न दिला सके। इसने तेजी से सेल पॉकेट से निकाला और नोट का नंबर चेक किया। न जाने क्यों दिल उम्मीद बांधना निचोड़ता है कि शायद वो नंबर इन ब्लॉक कर दे, शायद वो वापस आ जाए। डीपी क्यों ना होती देख एक जख्मी सी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी। इलामे के छोड़ दिया इसने, फिर ये दिल आस लगाना क्यों नहीं छोड़ता। वो खुद को समझा कर थक गया था कि सब कुछ खत्म हो गया ये, मगर उम्मीदें दम तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये उम्मीदें ही होती हैं जो इंसान को हर वक्त अपनी में मुतला रखती हैं, वरना एक बार उम्मीद खत्म हो जाए तो बाबरा दिल को भी सुकून आ जाए। फ्रस्ट्रेशन और गम गुस्सा क्या कुछ नहीं था इसके दिल में, बस न चलता हो जो हर चीज़ को आग लगा दी। वो आग जो सीनों को जल सा रही थी। लम्हा इर्द-गिर्द मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी पहले जैसी थी। अगर कोई तबाह हो रहा था सिर्फ वो, ये एहसास कि सिर्फ मैं एक ही तबाह हो गया, बाकी तो सभी इसकी ज़िंदगी में अपनी अपनी मंजिलों की जानिब गामज़न है। इंसान को लम्हा मार रहा था, वो निकलना चाहता था इस एहसास से अजीब से पिंजरे से जो मिज़ान नज़र नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर दम घोट रहा था। इसने अब काल अपनी दादी को मिलाई थी। असल में आज कैसे सुबह सुबह मेरे बच्चे को मेरी यादें आ गई। दूसरी जानब से काल थोड़ी सी हुई थी। दादी का खुशगवार लहजा सुना, वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट इसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम हो रही थी। दादी जान सुनने से याद दहानी कराने लगा। अपनी अम्मा को तो कभी इसने देखा ही नहीं था जो थी दादी। अरे ये वक्त का फ़र्क है इनके लिए। लबवा लहजे में बुढ़ापे के सबब काफ़ी जमात है, काफ़ी आस्ता आस्ता ठहर ठहर कर बोलती थी वो। और मेरा बच्चा कैसा है? बड़ी मोहब्बत से पूछा गया। वो बेड पर बैठी हुई थी। अगर इसका फ़ोन आया तो आया होता तो अब तक बेड से उतरकर वॉशरूम से फ्रेश होने जा चुकी होती। और अब तो पोते का फ़ोन देखकर रुक गई थी। अल्लाह जैसा रखना चाहता है, बेबदू जवाब दिया। उदास हो महसूस कर सकती हूँ इसके बाद में बड़ा लहजे को नहीं, बस एक अचानक खुद को बहुत तनाव महसूस कर रहा हूँ। लियान ने खासा रंजीदे से लहजे में, तभी तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो। इनका तो हर वक्त बात में लियान के लिए बहुत मशवरा हुआ करता था, मगर आज पहली बार इस मशवरे पर गौर कर रहा था। शायद आप सही कह रही हैं दादी जान, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। बस इसका रंजीदा से लहजे में ये जुमला अदा करना था कि दूसरी जानब ज़रमीन बेगम के लबों पर प्यारे से मुस्कान ने छू लिया।
तो फिर शुरू कर दो, मैं शादी की तैयारियां पहुंचा दो, हमारे ससुराल में खबर वो खासा मुसरत भरे लहजे में इस्तफसार कर रही थी। हाँ हाँ कर दें और बता दीजिए जब मैं जल्दी जल्द शादी करना चाहता हूँ। जरमीन बेगम उड़ती चिड़िया के ऊपर गिन ले, फिर भी अपने पोते के लहजे में पहले वाली दासी को कैसे न पहचानती। वो समझ गई थी कि वो रंजीदा है, सब भी अच्छे से जानती है, इसलिए खराब नहीं, ऐसा नहीं है कि रियान ने नूर को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश नहीं की थी। इसने अपनी दादी से बात की थी नूर के बारे से, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि जो हमें कि हम राजपूत हैं, हम खास से बात शादी नहीं करते। फिर वो तो ठहरा खानदान का बड़ा पोता, वो कैसे कर सकता था। ठीक है तुम आ जाओ, हम शादी की तैयारियां शुरू करवाती हैं। इनके लहजे से मसरत झलक रही थी, जबकि दूसरी जानू कुछ सामने तक खामोशी छाई नहीं। मैं इस वीक एंड के एंड पर आ रहा हूँ, बाकी सब आपको मैनेज कर लिया। इसके लहजे में दूर दूर तक कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई मसरत के जाम बट रहे थे। वो बस अपनी तनाई को दूर करने के लिए साथी ढूंढ रहा था। उसके नज़दीक शायद सबसे अच्छी साथी इसकी होने वाली जोजा ही बन सकती थी। कहने को आयशा जिंजू राजवीर से मंगनी हुई थी इसकी, मगर वो अपने दिल में इस लड़की के लिए कोई रोमांटिक जज्बात और फीलिंग से नहीं पाता था। माना वो बचपन के दोस्त की बहन थी, मगर इसके लिए वो एक जन्म भी ही थी, जिससे कभी कभार फैमिली पार्टनर भी मिल लिया करता। इसके कॉल डिस्कनेक्ट होते जमीन बेगम ने समीना नूर बेगम को कॉल मिलाई और उन्हें शादी की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। जमीन बेगम अपनी मकरूर से चाल चलती जब डाइनिंग टेबल पर आई तो माहौल पर खामोशी छा गई। इनके दोनों बेटे इन्हें देखते ही बिल्कुल खामोश हुए थे। वो डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर आकर बैठी। इस बड़ी से डाइनिंग टेबल के लेफ्ट राइट मुलाजमीन हाथ बांधे नजर झुकाए अदब से खड़े थे, जिनमें से एक नूर भी थी। इनके बैठते ही खामोशी से नाश्ता शुरू हुआ। मुझे आप दोनों से एक खास जरूरी बात करनी थी। वो अपने बेटों की जानिब देखकर ठहर कर थमल से गए। नूर कंकॉर्डियों से इन्हें देखने लगी। जी बोलिए अम्मी। वो दोनों ही बेटे फौरन बोले, जिससे नूर की अंदाजा लगाया कि किस कदर हुक्म चलता है इस औरत का। मुझे ऐसे कोई रानी की अमल कहो। मेरा पोता शादी के लिए रजामंद हो गया है और इस वीक एंड वो घर भी वापस आ रहा है। इनके मुसरत भरे लहजे में बताते ही वो दोनों भाई एक को दूसरे को मुस्कुरा कर देखने लगे और फिर मुबारकबाद देने शुरू की। अम्मी इतनी खुशी का मौका है, क्यों ना आप इस खुशी के मौके पर मेरी बीवी व बच्चों को भी इस घर की खुशी में शामिल कर ले। फिरोज साहब मौके पर चौका लगा रहे थे। इन्हें इल्म था जरमीन बेगम अपने पोते से कितनी मोहब्बत करती है। हरगिज नहीं, तुम्हारी वो 2 नंबर औरत है, इस औलाद हमारी कुछ नहीं लगती। याद रखना, दोबारा मैं इस बात का जिक्र ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। तुम्हारी वजह हम पहले ही पूरे ब्राजील में शर्मिंदा हो चुके हैं। तुम तो शुक्र अदा करो कि हमने तुम्हारी अभी तक अपना साथ बैठाया हुआ है। जरमीन बेगम लहजे से झिझकती बरंगी वह मौजूदा शख्स ने महसूस की। जरमीन बेगम की सूरत मलाइका बेगम उनकी औलाद को अपनी फैमिली का हिस्सा समझने के लिए तैयार ना थी। लड़की वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ कर जूस निकालो हमारे लिए। इन्होंने दानस्ता तौर पर नूर की जन्म देखते हुए हकमाना अंदाज में कहा। फिरोज साहब शर्मिंदा से हुए, माना भी अभी तक ठीक तरह इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था नूर से इनका, लेकिन मलाइका बेगम ने तस्वीर दिखा कर रखी थी इसके। इनके सारे मुलाजमत पुर्तगाली ज़बान से वाकफियत रखते थे। यही वजह थी कि वो लोग बासानी अपने मुलाजमत के सामने सारी बातें कर लिया करते थे और उर्दू ज़बान में जी नूर फौरन ही आगे आई थी। गिलास में शरबत निकाल कर अब वो जाने लगी। कहाँ यहीं खड़ी हो कि जरमीन बेगम की फौरन ही आवाज़ आई थी। वो इसे जलील कर रही थी। वहाँ मुलाजमीन की तरह खड़े रखकर और इसे कहीं ज़्यादा अपने बेटे फिरोज को चाहे सर्व करो। इनके कहते ही नूर ने इस बात में सवाल लाया और फिरोज साहब की जान बढ़ाई। नूर को अपने कप में मुलाजमीन की तरह चाय निकालते देख वो मजीद शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरे। वो वजह चाहे चाहे कुछ भी हो थी वो अपनी बेटी की वजह को क्या दूसरी जानवर उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। इसके नज़दीक ये इनका काम था, जिसके जरिए इसे 2 वक्त का खाना मिलने वाला था। इस घर में वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब इसे कॉल आई। इसने एक सरसरी सी निगाह सेल की स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन पर चमक रहा था BP। इसने यूं ही काम जारी रखते उल्टे हाथ से कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया। बोलो सलाम भेजो, पहले मुझ पर फिर कुछ कहूँगी। दूसरी जानब से आने वाली प्यारी सी आवाज़ से कहीं बहुत दूर गई थी वो लम्हा भर का। यह डिमांड इसके लिए नहीं थी, कोई बहुत पुरानी याद थी जो आंखों के पर्दे पर लहरी। वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल में खूबसूरत डिम्पल जाहिर हुआ। सलाम भेजने को कहा मैंने रेज। फिर दोबारा आने वाली आवाज़ों पर वो होश में लौटा। एक लम्हे के लिए आंखें मूंद ली और जब दोबारा खोली तो इनमें पहले वाली शब्द मेरी थी कि अगर कोई देखता तो अपना वहम गुमान करता। जो लम्हा भी पहले देखा। अस्सलाम वालेकुम। डिमांड पूरी हुई। दूसरी जानब जोया के चेहरे पर दिमानान परी मुस्कुराहट रुकती हुई वो अब दोबारा सीधा हाथ में पकड़ा कलम लाने लगा। वालेकुम सलाम। दरअसल मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में रेस्टोरेंट पड़ता है, कुछ मुझे दार से लेते आना। इसकी फरमाइश सुनो। लम्हा भर के लिए हैरत से रुका। शादी के बाद इसे याद नहीं पड़ता कि जोने से यूं कॉल करके खाने का सामान लाने की फरमाइश की हो। ले आओगे ना। दूसरी जानब से आने वाली खामोशी पर जोया ने बेसब्री होकर लचकदार लहजे में पूछने लगी। ओके फिक्र इतना क्या कर इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि जोया के चेहरे पर इत्मीनानी चाहिए।
ख्याल में दोबारा स्कैनर वाली गेम खेलने लगी, स्नैक वाली। कुछ ही वक्त गुजरा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। अदनान। इसने निगाह उठाई तो अदनान दरवाजे पर खड़ा था। इसके सीधे हाथ में फूलों का गुलदस्ता और वॉलेट में फ्रूट से सजी टोकरी थी। जोया से देखते ही मुस्कुराकर बोली, कैसी हो आप? रश्मि सलाम दुआ के बाद वो फूलों का गुलदस्ता इसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछने लगा। अल्लाह की शुक्र। इसने गुलदस्ता हाथ में लेते ही सूंघा। इससे पहले ताज़ा गुलाबों की खुशबू आ रही थी। जोया ने महसूस किया इसे यह खुशबू बहुत पसंद आई है। शायद इसने गुलाब भी पसंद थे तभी अदनान लेकर आया था। बचपन का दोस्त था, इतना पसंद नापसंद तो जानता ही होगा। सॉरी, कल काम में बिजी था इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका। इसने कुर्सी खिसकाकर बैठते ही माजरत की। इट्स ओके। उस वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुमने अंजिला को सजा क्यों नहीं दिलवाई? क्या ने तुम्हें ब्लैकमेल किया? वो नौजवान बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा था, इसलिए अपनी यही वजह की थी। जोया मुस्कुरा दी। नहीं, हमने डील किया है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उसका मुस्कुराता चेहरा अदनान के दिल को इत्मीनान पहुंचाया, मगर एक पुरानी हसरत भी थी जो अंदर तक सुलग उठी। वो अब भी बहुत पछताता था जोया को अकेले छोड़कर जाने पर। मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिल रही है तुम्हें? मुन्ना सच इसके सामने बैठी लड़की का चेहरा तकते हुए पूछने लगा। पता नहीं, डॉक्टर का कहना है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इस वजह से मुझे बार बार बुखार चढ़ रहा है, वरना मैं तो खुद भी अब जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। बोरियत होती है मुझे यहाँ, और फिर मरीजों वाली स्मेल है भी। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कितनी खुशी अपने वक्त काटती हूँ मैं यहाँ। अदनान महसूस कर सकता था आज जोया के लहजे में पहले जैसा खचाव नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल और अंदाज में बातें कर रही थी। अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाए तो मुझे याद से बता देना, पता चले मैं कल भी फूल लेकर चला आ रहा हूँ। वो दोस्ताना अंदाज में मजाकिया कहते लहजे में बोला तो जो मुस्कुरा दी। ओके, तो इसमें क्या बड़ी बात है, घर आ जाना मेरे। वो लापरवाही से गोया हुई जिस पर मैं कबल फेंका तो मुस्कुरा दिया, मगर जवाब में कुछ न कहा। जोया इन फूलों को फिर से सूंघने लगी थी। अस्पताल का पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। अदनान अलविदा करके बाहर निकला तो पार्किंग एरिया में इसे का टकराव ब्लैकमेल उतरते रहते हुआ वो धूप का काला चश्मा लगाए जबकि इसके रूबरू आया तो अदनान फौरन ही गुस्से से मुठिया पंच किया। तुम इसके शोर होने के काबिल नहीं हो मिस्टर रेज। वो दांत पूछते हो भला भला कौन सा शोर होता है जो अपनी बीवी पर कातलाना हमला करवाने वाली को यूं आजाद छोड़ देगा? अगर मैं जोया को तलाक भी दूं मिस्टर रेज तो क्या तुम शादी कर सकोगे जोया सिंह चौधरी से, जिसका खानदान बैंक करप्ट हो चुका है, जिसका अब आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तलाक याफ्ता कटाटा ये जिगर मैम से बॉय अलग हो जाके काम तुम्हारा बस का नहीं है। रेज के सामने तनकर कहता है, इसे लाजवाब कर। रास्ता तौर पर कंधे से कंधा और करता आगे बढ़ गया। पीछे अदनान जलकर खाक होता रह गया, क्योंकि वो वाकिफ था कि अगर जोया को तलाक भी दे दे तो भी वो जोया से शादी नहीं कर सकेगा। जैसे कि रेज ने कहा, थोड़ा हुआ तो है मगर सच्चे इसकी वालदा वो लड़की लाएगी इसके लिए जो पावर दौलत लाए, ना कि जोया जैसी जिसे खुद पावर दौलत की सख्त जरूरत है। दूसरी जानब अदनान के रूम से निकलते ही तरीम के कमरे में अपने मैनेजर के साथ आई। वो व्हील तिरुपति शादी यही देख रही थी कि बहुत चोट लग गई है इसके जोया के गिलास मारने से। अब यहाँ तरीम को देखते ही इसका खुशबुदार मूड बुरी तरह उफ हुआ। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ जोया, वो माजरत लहजे में तेजी से बोली। किस बात की है? काबरू चाहकर एंजेला की बचकाना हरकत पर प्लीज इसे माफ़ कर दे, तरीम पर कहते ही व्हील जोर से खड़ी हुई। जैसे ही वो खड़ी हुई जोया ने इसे देखा, इसके चेहरे के रंग बदले जैसे वो तकलीफ में आ गई। खड़े होते हुए वो बचकाना हरकत नहीं थी, मेरी जान जा सकती थी इसमें। जोया फौरन जज्बा होकर गई। वो मरते मरते बच्ची थी और मुकबल कितनी आसानी से कह रही थी खड़े होकर एक बचकाना हरकत थी। इसकी जगह कोई और भी हो तो यकीनन तरीम के अल्फाज की आग लगा देते। मिस जोया, तरीम मैम खुद आई हैं आपके पास, वो भी जख्मी आलम में। आपको चाहिए कि अब मामला खत्म कर दे। देखने आप वो कितनी तकलीफ में खड़ी है इस वक्त। इंसान को इतना भी बेच नहीं होना चाहिए। तरीम का मैनेजर फौरन जोया को देखकर एक एक लफ्ज़ पर ताज जाकर बोलने लगा। वो लोग तो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे वो मजलूम और जोया जालिम और जान मेरी जाती जाते बची है, और जालिम भी मैं ही करार पा रही हूँ। वाह, लगता है मिस तरीम को अंडर स्टेटमेंट करी गई है। मैं औरत बहुत मुकार वो चला के ये खुद बरी नहीं बनती, दूसरों को बनाती है। फसल में जंगी डाल जमाओ दो खड़ी है, मुझे बुरा सिखाती है लोगों को और खुद को अच्छा, जबकि पीछे से यही सब कुछ तकलीफ पहुंचाने के लिए बेच रही होती है। इतना मकार चालाक मास्टर माइंड लोग जो खुद पीछे बैठे रावत हम समेत कल बाद उड़कर अपने करीबों को मोहर लगाने के इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों को पहुंचाने के लिए, ताकि बुरा बने और वो मोहर बने पीछे मास्टरमाइंड पर तो किसी का ध्यान ना जाए, जबकि असल में तो ही सबके दिमागों में नफरत कुदरत हो रहे थे। बिल्कुल घरेलू सियासत की तरह, जैसे अक्सर सियासत करती थी। बहू के पीछे ससुर नंदों देवरों और रिश्तेदारों को लगाकर खुद मासूम बनकर पीछे बैठकर तमाशा देखती है। ये हकीकत है, यही जिसकी सास वाकई माँ बनकर रहे तो मजाल नहीं कि किसी रिश्तेदार पर पड़ोसी के इसके बहू को कोई बुरी कह सके। जोया, ये दिल कढ़ाई क्या हो रहा है यहाँ? एक जोरदार आवाज के आने पर जोया वॉशरूम में लौटी। सामने ये रेत अपने बावकर अंदाज में चलता हुआ अंदर आता दिखाई दिया। रेत को कमरे में
पागल के गुलाबों की खुशबू महसूस होगी। इसकी निगाह ज़ोया के हाथों में पकड़े गुलदस्ते पर गई। अरे सर देखे ना, तरीम मैम अपने पाँव जख्मी होते हुए बावजूद मिस ज़ोया से माफ़ी मांगने आई हैं, मगर मिस ज़ोया माफ़ी कबूल नहीं कर रही। तरीम का मैनेजर रेस को देखते ही तेज़ी से बोला, इसका बताने का अंदाज़ शिकायती है, जैसे तरीम को तकलीफ़ पहुँच रही हो और वो तकलीफ़ में है, इसके बावजूद भी इसका मुज़ाहरा कर रही हो। मैनेजर साहब क्यों मुझे कहानी का विलेन बना रहे हैं अपनी नाअहली छिपाने के लिए? ज़ोया ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैनेजर 2 फीट उछला और अपनी नाअहली का लफ़्ज़ सुनकर इसकी उद्यमी ताजी लाज़मी बोला, जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। किस तरह के मैनेजर हैं आप, जो एक ज़ख्मी औरत आपसे संभाली नहीं जा रही जो जब वो तकलीफ़ में है, तो क्यों इसे पूरे जहाँ में लिए घूम रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि किस तरह तरीम के पाँव की तकलीफ़ कौन-सी बढ़ सकती है? ज़ोया की सख्ती से कहते ही मैनेजर के गले में गिल्टी उभर कर मदम हुई। अब मजाल नहीं थी कि इसके एक लफ़्ज़ भी ज़ोया